वेलकम एवरीबॉडी। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट को हम लोग समझेंगे लर्निंग लॉ बाय न्यूज के अपने इस सेशन में। आज 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच श्री जस्टिस बीवी नागरत्ना एवं जस्टिस जॉर्ज मस्सी ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। इस जजमेंट का जो असर है लीगल फैटर्निटी पे, एडवोकेट्स पे तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये सारे जगह जो भी केसेस चल रहे हैं मैट्रिमोनियल के डिस्प्यूट्स के उसमें एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसका सबसे सिग्निफिकेंट असर पड़ने वाला मुस्लिम समाज पे, खासकर मुस्लिम जो मर्द हैं जिनके कोई विवाद अपनी वाइफ से या डाइवोर्स का प्रोसीडिंग चल रहा है। अब क्या है ये पूरा का पूरा मामला, समझिए कि जो आज का जजमेंट है वो सेक्शन 125 के एप्लीकेबिलिटी पे है। क्या सेक्शन 125 सीआरपीसी मुस्लिम वुमेन पे एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है, ये जजमेंट में यही है। और जजमेंट में ये कहा गया है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी अब एप्लीकेबल है मुस्लिम वुमेन के लिए। अब समझिए कि सेक्शन 125 सीआरपीसी क्या होता है। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मेन वुमेन की शादी हुई और वुमेन और मेन के बीच में कुछ सही नहीं चल पाया और डाइवोर्स ले लिया जाता है, ये दे दिया जाता है वुमेन को, और अगर वुमेन या चिल्ड्रन या पेरेंट खुद से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, खुद से अपना पालन पोषण नहीं कर सकता है, तो उनके पास एक अधिकार, एक राइट है कि वो पुरुष से जाके अपने भूतपूर्व पति से या पति से जाके मांग सकती है क्या, मेंटेनेंस, भरण पोषण का भत्ता, मेंटेनेंस का डिमांड किया जा सकता है। अब समझिए कि डिसीजन क्यों है। ये डिसीजन सेक्शन 125 अवेलेबल तो सबके लिए था, ये सेक्युलर प्रोविजन था। सेक्युलर मतलब हिंदू के लिए भी, मुस्लिम्स के लिए भी, सारे सिक्स के लिए भी, सभी के लिए अप्लीकेबल था। लेकिन 1986 में एक एक्ट आ गया, 1960 एक्ट में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स ऑन डाइवोर्स एक राइट आ गया, एक एक्ट आ गया। इस एक्ट में कहीं ना कहीं मुस्लिम वुमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो सेक्शन 125 का प्रोटेक्शन या उसके द्वारा मेंटेनेंस नहीं डिमांड कर सकती हैं बियॉन्ड द इद्दत पीरियड। अब ये डिसीजन, ये एक्ट आया था शाहबानो केस के जजमेंट के बाद, शाहबानो केस के जजमेंट के बाद, जो कि 1985 में जजमेंट आया था, उसके बाद ये एक्ट आया था। क्या हुआ था हम लोग समझते हैं। अगर शाहबानो केस को आप समझिएगा तो शाहबानो की शादी जो हुई 1932 में अहमद खान नाम के व्यक्ति से हुई। इनके बाद ये बीच में सब कुछ ठीक नहीं रहा। 1978 में इन्होंने मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मेंटेनेंस का डिमांड कर दिया, इसका भरण पोषण भत्ते का डिमांड कर दिया, क्योंकि इनका यह कहना था कि मैं प्लस मेरे पांच बच्चे इस लायक नहीं है कि वो खुद से अपने आप को मेंटेन कर पाए। तो उन्होंने क्या किया मजिस्ट्रेट कोर्ट में, अब इसको मजिस्ट्रेट ने अलाउ कर दिया इनके मेंटेनेंस को। ये केस चला आया धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि इनके एडवोकेट, मतलब इनके हस्बैंड के एडवोकेट ने आर्गुमेंट ये दिया, क्योंकि शाहबानो जो है, शाहबानो नाम से ही क्लियर है कि किससे ताल्लुकात रखती हैं, मुस्लिम रिलीजन से ताल्लुकात रखती हैं। उनके एडवोकेट का तर्क ये था कि मुस्लिम रिलीजन में जो कि पर्सनल लॉ है, उनके रिलीजन का जो पर्सनल लॉ है, उसमें जो मेंटेनेंस का मामला है वो ओनली टिल इद्दत तक है। अब ये दो चीजें आप समझिए कि पर्सनल लॉ क्या होता है और इद्दत क्या होता है। पर्सनल लॉ, जिस तरह से क्रिमिनल लॉ सभी लोगों पे एप्लीकेबल है, अगर कोई मुस्लिम मर्डर करे, चाहे हिंदू मर्डर करे, क्रिश्चियन मर्डर करे, सिख, यहाँ तक कि कोई धर्म नहीं मानने वाला भी, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन पर्सनल लॉ में क्या होता है, कुछ मामले जैसे शादी से रिलेटेड मैटर, डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, सक्सेशन से रिलेटेड मैटर को दे दिया गया है कि आप जिस भी धर्म के अनुयायी हैं, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आप फॉलो। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर कोई एक हिंदू व्यक्ति है, उसका देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है, और कोई वसीयत या कोई विल नहीं है, तो जो भी डिवीजन है प्रॉपर्टी उसके पास, उसकी जो डिवीजन होगी एज पर द हिंदू जो उनका ट्रेडिशन है, कस्टम है, जो लॉ है, उस हिसाब से होगी।
उसी तरह अगर देखा जाए कोई मुस्लिम व्यक्ति का डेथ हो जाता है, उसका कोई विल नहीं है, कोई वसीयतनामा नहीं है, तो उसके डिवीजन या उसका सक्सेशन जो प्रॉपर्टी का होगा वो एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो आप पर्सनल लॉ समझ गए, कुछ मामलों को गवर्न करने के लिए स्पेसिफिक जो उनके रिलीजन में है। तो शादी मैरिज का भी मैटर क्या आता है, अंडर द परव्यू ऑफ मैरिज किस में आ जाता है, पर्सनल लॉ में आता है। अगर मुस्लिम मैरिज लॉ की बात करें हम, तो मुस्लिम मैरिज में क्या है कि निकाह है। अगर और डीप में हम जाएं तो मुस्लिम मैरिज इज द कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। यहाँ पे आप डाइवोर्स का दोनों ले सकते हैं, डाइवोर्स हस्बैंड साइड से भी वाइफ साइड से भी लिया जा सकता है आफ्टर द अगर निकाह दोनों में। तो इसी केस में अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है, शाहबानो के केस में, शाहबानो अहमद खान का जो शादी होता है, अहमद खान की जो शादी होती है, सही कुछ नहीं हो पाया जब सब कुछ इनके बीच में, तो दोनों अलग डाइवोर्स इन्होंने ले लिया या इन्होंने डाइवोर्स दे दिया शाहबानो को। अब इनका आर्गुमेंट ये था क्योंकि मुस्लिम में एक इद्दत पीरियड होता है। इद्दत का मतलब अगर आप समझें तो अगर सेपरेशन हो जाता है, जैसे शाहबानो और उनके हस्बैंड से जब सेपरेशन हो गया, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में वुमेन को एक इद्दत का पीरियड जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इद्दत पीरियड का मतलब है 4 मंथ 10 डेज तक उनको कोई काम या बाहर घर से नहीं निकलना, या जो भी रिलीजियस उनका है फॉलो करना है। ये अगर इसका साइंटिफिक एनालिसिस आप करिएगा तो पाइएगा ये कि कोई भी चांसेस ऑफ स्प्रिंग नहीं है। मतलब ये 4 महीने 10 दिन ये पता चल जाएगा कि किसी उनको कोई बच्चा पिछले हस्बैंड से नहीं होने वाला है, इसके बाद वो फ्री है। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये भी है कि रीमैरिज प्रमोट किया जाता है। अब विडो हो या डाइवोर्सी हो, उसकी रीमैरिज उसको इंकरेज किया जाता है। तो अब 4 महीने 10 दिन के बाद चाहे तो रीमैरिज भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जो भी मेंटेनेंस है वो इसी 4 महीने 10 दिन तक है। अगर इस दौरान कोई बच्चा हो जाता है तो 2 साल के लिए और बढ़ जाता है। तो इनका आर्गुमेंट ये था कि सेक्शन 125 हमारे पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैरिज का जो मसला है वो पर्सनल लॉ का मसला है। मैरिज का जो मसला है पर्सनल लॉ, और हमारे पर्सनल लॉ में बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत, मतलब बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत मेंटेनेंस नहीं मांगा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला केस जो सुप्रीम कोर्ट में आया था वो शाहबानो का केस था। शाहबानो के केस में इसने सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, क्या अलाउ कर दिया, शाहबानो को मेंटेनेंस इररिस्पेक्टिव कि आपके धर्म में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सोशल प्रोटेक्शन का एक रास्ता है, इससे कोई पुनिटिव नहीं सेक्शन है, ये किसी को सजा नहीं दिया जा रहा है, इसमें महिला का जो सामाजिक रूप से उसके संरक्षण के लिए ये सेक्शन है। लेकिन क्योंकि उस दौर में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी हुआ करते थे, और अगर आप न्यूज देखिएगा तो देखिएगा कि इसका विरोध मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जिसको कहते हैं या मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत बड़े स्तर पे किया। इससे राजीव गांधी ने क्या किया, उस दबाव में आके उन्होंने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स ऑन डाइवोर्स 1986 का एक्ट पास किया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अगर आपको ओवरराइट करना है तो पार्लियामेंट से आपको एक्ट पास करना होगा। अब ये एक्ट क्या कहता था, इसका सेक्शन 3 ये कहता था इस एक्ट का कि मुस्लिम वुमेन के लिए फेयर प्रोविजन कर दीजिए जो कि काफी हो उसके इद्दत एंड बियॉन्ड के लिए। तो इससे क्या हो गया कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का एप्लीकेशन बंद हो गया या उसके एप्लीकेशन से बाहर हो गई मुस्लिम वुमेन। अब ये मामला 1985 के बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिसीजन में कहा है कि ये सही नहीं है, इनको भी इररिस्पेक्टिव कि वो किस धर्म की हैं, इनको 125 सीआरपीसी का लाभ, इसका प्रोटेक्शन, इसके तहत उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको हमेशा कहा, लेकिन कभी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे बहुत सारे पिटीशन फाइल हुए, कभी उस पे नहीं गए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई 2024 में ये कह दिया कि वुमेन अगर मुस्लिम कैटेगरी की भी है, मुस्लिम रिलीजन से भी आती है, डाइवोर्स की, अगर उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो वो अपने हस्बैंड से भरण पोषण डिमांड कर सकती। आइए 99 पेजेस का ये जजमेंट है, कुछ इससे हम लोग फैक्ट्स ले लें। तो आप अगर इस फैक्ट्स को में देखेंगे तो पारा 2 और 3 में फैक्ट्स लिखे गए। फैक्ट्स बहुत ही आसान है कि मेन और वुमेन की शादी होती है 2012 में,
और 2012 में जब शादी हो जाती है तो इनके वुमेन के द्वारा क्या किया जाता है, एफआईआर दर्ज, वुमेन 2016 में अपने मैट्रिमोनियल होम मतलब ससुराल को छोड़ के चली जाती है, मैट्रिमोनियल होम छोड़ के लेफ्ट चली जाती है। अब जब वुमेन चली जाती है तो और साथ ही साथ ये वुमेन क्या करती है, एक एफआईआर दर्ज करवा देती है अपने हस्बैंड पे अंडर सेक्शन 406 एंड 498 ए ऑफ आईपीसी। अब हस्बैंड के पास कोई और रास्ता नहीं रहता, वो क्या करता, उस टाइम तक ट्रिपल तलाक हुआ करता था, उसने ट्रिपल तलाक इसको दे दिया अपनी वाइफ को और जाके 2017 में सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स हासिल कर लिया, सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स हासिल कर लिया। अब सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स हासिल कर लिया, अब आप समझिए जैसे ही सेपरेशन हो गया, इस हस्बैंड ने 15,000 रुपए देना चाहा इसको इद्दत पीरियड के लिए, लेकिन वुमेन ने इसको रिफ्यूज कर दिया कि वो बोली 15,000 मैं नहीं लूंगी। और वो कहां मूव कर जाती है, वो मूव कर जाती है फैमिली कोर्ट में, जो फैमिली कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आपको 20,000 देना पड़ेगा, किसको, हस्बैंड को। हस्बैंड ने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में चैलेंज किया, जिसमें इस अमाउंट को 10,000 किया गया, लेकिन ऑर्डर पे स्टे नहीं लगाया गया। फिर हस्बैंड ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जहां पे ये ऑर्डर कंफर्म हो गया, मतलब हस्बैंड को रिलीफ नहीं मिला, वुमेन का जो 10,000 का अधिकार था उसको माना गया। इस पूरे जजमेंट में अब दोपहरा नंबर अगर हम लोग जजमेंट को समझते हैं तो यही बताया कि 15,000 दिया गया इद्दत के टाइम में उसके फेयर प्रोविजन के लिए। अब इसी तरह से अगर जजमेंट में आखिर होता क्या है, क्या आर्गुमेंट दिए जाते हैं दोनों साइड से, तो अगर पैरा नंबर 5 को और पैरा नंबर 6 को हम 7 को पढ़ेंगे तो पैरा 6 और पैरा 7 में क्या दिए गए इसको समझिए। पैरा 6 में एडवोकेट जो कि हस्बैंड साइड से थे, उन्होंने पहला आर्गुमेंट ये दिया कि इसके लिए एक स्पेशल लॉ है। देखिए पैरा, the prime contention of the appellant while moving this court is that the provision of section 125 of CRPC do not prevail in the light of the enactment of the Muslim women protection of right on divorce if other it contains any other divorce Muslim women seek to move the court। उन्होंने बोल दिया सेक्शन 125 जो है उसके जगह पे मुस्लिम वुमेन्स के लिए क्या अवेलेबल है, सेक्शन 3 ऑफ MW मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स 1986। तो उनको अगर मूव करना है तो इस पे मूव करना, 125 में मूव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एक और स्पेसिफिक बात बोला जो लॉ स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आएगा कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन जो है वो क्या है, एक स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट है। और जो सेक्शन सीआरपीसी का 125 सेक्शन है ये क्या है, जनरल लॉ है, सबके लिए है। तो हमेशा लॉ में कहा गया है कि स्पेशल एक्ट जो होता है वो प्रिवेल करता है किसके ऊपर, कॉमन लॉ के ऊपर। तो इस हिसाब से भी ये जो एक्ट है प्रिवेल कर जाएगा सेक्शन 125, और अगर प्रिवेल कर जाएगा तो इसका कोई भी सेक्शन 125 में एप्लीकेशन नहीं दे सकती है वुमेन। उसके आगे पढ़िए तो उन्होंने कंटेंशन दिया, दनियाल लितिफी जजमेंट जो आया था जिसमें कुछ चीजें इनके फेवर का लिखा हुआ था, मतलब हस्बैंड साइड से। इसके बाद आर्गुमेंट शुरू होता है, आपको जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वुमेन साइड के लिए अमिकस क्यूरी। बेसिकली कोर्ट के अमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया क्योंकि ये जो सेक्शन है ये एक सेकुलर सेक्शन है, सब पर एप्लीकेबल है। और उन्होंने भी दानियाल लितिफी जजमेंट 2001 का रेफरेंस दिया पारा नंबर 33 का कि एज इंटरप्रिटेशन दैट डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन इज आल्सो एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स एंड मेंटेनेंस एज आर अवेलेबल टू अदर इक्वली सिचुएटेड वुमेन इन द कंट्री। कि जो अधिकार दूसरे औरतों को दिया गया, दूसरे धर्मों को, वैसा ही अधिकार मुस्लिम वुमेन को भी दिया गया है। और इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 का भी हवाला उन्होंने दलील दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों साइड से जो जजमेंट आए हैं अब ये देखना होगा कि आखिर सेक्शन 125 को इनेक्ट क्यों किया गया था। तो सेक्शन 125 को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रीट किया। तो सेक्शन 25 क्या कहता है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ children and parent if any person having sufficient neglect or refuses to maintain। अगर neglect करता है या refuses to maintain करता है तो उसके लिए सेक्शन 125 था, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये जजमेंट का पूरा कॉपी अवेलेबल है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ये व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस पूरे व्हाट्सएप को, मतलब आज की जजमेंट को मैं
प्रेजेंटेशन फॉर्म में बना दूंगा क्योंकि आज ही का जजमेंट है, ये 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा ग्रुप पे, आप देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सेक्शन है मीजर है किसके, सोशल जस्टिस टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन एंड इट इज नॉट पुनिटिव। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कोई सजा देने का प्रोविजन नहीं है सेक्शन 125 सीआरपीसी, इससे सोशल जस्टिस होता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने आगे बताया कि ये एक ऐसा मतलब सेक्शन है जिसमें हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और जो एक तरह से स्टेट इंडिया एज ए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल वेलफेयर, हम जो हमारा जो पूरा संविधान है, हम एक तबके को जो कि वुमेन्स का तबका वीकर सेक्शन उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो सेक्शन 125 को अगर आपको पढ़ना है तो साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारा था इस सेक्शंस को लाने के पीछे। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उनको निगलेक्ट नहीं करें। आगे अगर पैरा में आप देखिएगा तो उन्होंने बहुत सारे जजमेंट, लेकिन सबसे ज्यादा जो जजमेंट का रेफर देते हैं पारा 15 में, वो शाहबानो केस को उठा के लाते हैं, जहां पे शाहबानो केस में कहा गया कि जो आपका मेंटेनेंस है वो दिया जाना चाहिए मुस्लिम वुमेन को भी। एक बात आपको और मैं बता दूं, जब शाहबानो जजमेंट आया तो उस दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फादर वाई वी चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। उन्होंने अब बताया आफ्टर द प्रोस्पेक्ट ऑफ द फोर्सेड वर्डिक्ट, जो आपको मैंने बताया कि शाहबानो के जजमेंट के बाद क्या ले आया गया, सेक्शन 3, उसके बाद 1986 एक्ट लाया गया राजीव गांधी के द्वारा। उसमें कहा क्या गया सेक्शन 3 में कि अगर देखिए सेक्शन 3 को आप समझिए, इसमें यह कह दिया गया कि मेहर या कोई और प्रॉपर्टी जो कि वुमेन को दी जानी है कब, एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, जिससे फेयर प्रोविजन हो जाए, फेयर प्रोविजन हो जाए। अब मेहर क्या होता है, देखिए मुस्लिम मैरिज जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मुस्लिम मैरिज क्या है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अब मेहर क्या है कि एक अमाउंट है, या तो कैश के फॉर्म में या तो काइंड गोल्ड के फॉर्म में, सिल्वर के फॉर्म में, घर के फॉर्म में, जो दिया जाता है मुस्लिम मेन के द्वारा मुस्लिम वुमेन को एट द टाइम ऑफ निकाह या मैरिज, है ना, वेडिंग। तो मेहर का 2 फॉर्म होता है, एक प्रॉम्प्ट जो तुरंत उसी वक्त दे दिया गया एट द टाइम ऑफ निकाह, एक होता है डिफर्ड जो कि नॉर्मली हमारे समाज में चलता है, जिसका नाम है दान मेहर। दान मेहर जब मांगा जाएगा तब। तो सेक्शन 3 ये कह रहा था 1986 राजीव गांधी की जो कानून उन्होंने लाए कि दान मेहर और अदर प्रॉपर्टी दे दीजिए जिससे फेयर प्रोविजन हो जाए उनके इद्दत के पीरियड उसके बाद के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में आगे जितना भी पैराग्राफ पढ़िएगा उसने यही बात कहा है कि सेक्शन 3 जो है रोक नहीं रहा है बल्कि इसके सेक्शन को और बढ़ा रहा है सेक्शन 125 में। अब इस जजमेंट के बाद आप समझिए इस जजमेंट में क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक हस्बैंड ये प्रूफ कर पाता है, अगर ये प्रूफ कर पाता है उसने आप डाइवोर्स के बाद वुमेन के लिए, अपने वाइफ के लिए फेयर प्रोविजन कर दिया, फेयर प्रोविजन कर दिया, तो वो सेक्शन 125 से बच सकता। अब समझिए कैसे। देखिए अगर मान लीजिए 2 महिला पुरुष है, उनकी शादी हुई, उसके बाद डाइवोर्स हो रहा है, मुस्लिम धर्म से दोनों का ताल्लुकात है, उस पुरुष ने मेहर के रूप में 10 लाख रुपए प्लस 10 लाख रुपए अलग से दे दिए, 20 लाख रुपए। अब वुमेन क्या गई, फिर से कोर्ट चली गई, कोर्ट में उसने 125 में एप्लीकेशन लगा दिया। अब 125 पे एप्लीकेशन लगा दिया, जब पुरुष जो होगा वो 127 में जाके बोलेगा, क्या बोलेगा कि हमने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से और सेक्शन 3 के हिसाब से रीजनेबल जो उसका रहने के लिए, भरण पोषण करने के लिए जो था वो पूरा हमने इंतजाम कर दिया है। अगर कोर्ट इनके बात से सेटिस्फाई हो जाएगा तो 125 का एप्लीकेशन नहीं होने देगा। अगर आप सोचिए कि किसी हस्बैंड ने मान लीजिए मेहर का रकम है 50,000, बस वही दे के बोल दिया कि मेरा पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया, तो सेक्शन 125 का बेनिफिट वुमेन को दिया जा सकता है। अब ये बातें हैं, मतलब अब ओनस किस पे है, हस्बैंड पे है। अगर आपको लगता है कि सेक्शन 3 में कवर अप लेना है
तो आपको सही में फेयर प्रोविजन करना पड़ेगा। बस 50,000 1 लाख रुपए देके आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो आपको अपने कंडीशन के अनुसार, किसी के लिए 1 लाख बहुत बड़ा हो सकता है, किसी के 1 लाख कुछ नहीं हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी आगे का पैरा पढ़िएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं था कि शाहबानो केस क्या खत्म हो गया। शबाना बानो वर्सेस इमरान खान 2010, खातून निसा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014, लगातार कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट्स का ये व्यू रहा कि सेक्शन 125 को एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन किया जाए। ठीक है, अब अगर हम लोग इससे पढ़ेंगे सेक्शन अंडर सेक्शन 3 ऑफ 19 एंटाइटलमेंट और राइट ऑफ अ डाइवर्स मुस्लिम वुमेन अवॉइडेड देन द एम्बिट ऑफ मेंटेनेंस, बोला कि ज्यादा पड़ा है अगर सही से इसको अवॉइड किया जाए। साथ ही साथ ये भी बोला कि सेक्शन 3 में क्या है, जो 1986 में अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे तो 1 साल तक के लिए जेल है, लेकिन 125 में 1 महीने तक का है, जब तक कि पेमेंट दिया नहीं जाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाने की पूरी कोशिश की इस जजमेंट में कि अगर आपने सेक्शन 3 को फॉलो कर लिया अपने एक्ट का 1986 का, अगर इसको आप जस्टिफाई कर पाए और उससे कोर्ट सेटिस्फाई हो गया तो आप बच सकते हैं। अदरवाइज आपको जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं सेक्शन 125 में कवर अप होती हैं। आप इस पूरे जजमेंट को समझिएगा, हमने जो भी इंपॉर्टेंट पैरा उस पर ये लगा दिया है। और अगर देखा जाए लास्ट के पैरा में तो आपको मैं दिखाता हूं वही बात, बेनिफिट ऑफ मेंटेनेंस एज वेल एज अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर द लाइफ टाइम ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमन सब्जेक्ट टू हर रीमैरिज। इद्दत पीरियड के साथ साथ सारा सभी पीरियड के लिए आपने मेंटेन कर दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं देखूं इसमें, व्हेन हस्बैंड अपोजेस रिजॉर्ट टू सेक्शन 125 सी, अगर सेक्शन कोई महिला 125 सीआरसी में जा रही है तो महिला पुरुष को क्या करना है, उसके पास ये बर्डन है, इनिशियली ऑब्लिगेशन अंडर द कस्टमरी एंड पर्सनल स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट एज डिटेल अर्लियर स्टैंड फुलफिल्ड बाय हिम। मतलब कि भैया हमने इतना इंतजाम कर दिया है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है। सेकंड है दैट द वाइफ इन द लाइट ऑफ दिस एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, और इतना मेंटेन करने से क्या कर सकती, वुमेन अपने आप को मेंटेन। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आप बच जाइएगा, अदरवाइज आप पर क्या हो जाएगा, सेक्शन 125 सीआरपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको पेमेंट देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिसीजन। तो अगर कंक्लूजन इसका समझिए तो सेक्शन 125 का सेकुलर इंटरप्रिटेशन आज 40 साल बाद शाहबानो के बाद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हर महिला वो इररिस्पेक्टिव किसी भी धर्म से आती हो वो जा सकती है 125 में मेंटेनेंस मांगने अपने भूतपूर्व पति से, और अगर उसके बच्चे हैं तो उनके लिए भी। और अगर महिला इस लायक नहीं भरण पोषण तो पति को पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जजमेंट की कॉपी ग्रुप में अवेलेबल है, और अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।